RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। आज से हम आपके इस चैप्टर परमाणु संरचना की एक नई सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको हमने परमाणु संरचना आधुनिक नाम दिया हुआ है। अभी तक जो पिछली वीडियोस हमने आपको परमाणु संरचना चैप्टर में प्रस्तुत की हैं, इस चैप्टर का आधा भाग अभी तक कंप्लीट हुआ है। अब शेष आधा भाग हम इस आधुनिक के नाम से आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की द्वैती यानी दोगली, दो प्रकार की। जैसे कि आप लोगों ने पीछे जो वीडियो प्रस्तुत की है इस चैप्टर की परमाणु संरचना की, उसमें हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसकी भी द्वैती प्रकृति होती है, यानी वो तरंग के और द्रव्य के दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी द्वैती होती है, डुअल नेचर होती है। जैसे मोबाइल में आप लोग डुअल सिम डालते हो, दो सिम, तो यहाँ भी दो प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन की। अब दो प्रकृति कौन कौन सी? एक तो पदार्थ की यानी द्रव्य की प्रकृति, जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, वो सदैव द्रव्य के अंदर ही होती है। तो इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन द्रव्य से बना हुआ होता है। इसमें द्रव्यमान भी होता है, जो इसका 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य भी है, पदार्थ भी है। और ये तरंग के गुण भी प्रदर्शित करता है। तरंग के गुण कौन कौन से? जैसे विवर्तन है, इंटरफ्रेंस यानी व्यतिकरण है, इस प्रकार के गुण कुछ प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी द्वैती डुअल नेचर होती है। अब अगर इसको लिखना पड़े कॉपी में तो आप उसको किस प्रकार से लिखोगे वो अब आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति होती है, इसके बारे में जानकारी सन 1924 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक डी ब्रोगली उनका नाम था, उन्होंने प्रस्तुत की थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली 1924 इलेक्ट्रॉन की प्रकृति द्वैती होती है, अर्थात वह द्रव्य एवं तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। जैसे गतिज ऊर्जा, संवेग आदि इलेक्ट्रॉन की द्रव्य प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं, जबकि विवर्तन, व्यतिकरण आदि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। वैसे जो डी ब्रोगली थे उन्होंने कहा था कि कोई भी गतिशील कण, चाहे वो सूक्ष्म कण हो, लघु कण हो या फिर दीर्घ कण हो, सभी इन दोनों प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनमें संबंध क्या होता है वो देखिए एक बार। डी ब्रोगली ने इस डुअल नेचर के लिए एक तो आइंस्टीन की समीकरण ली। आइंस्टीन ने जो अपनी 1905 में समीकरण दी थी वो क्या थी? E = mc²। और एक प्लांक का नियम ले लिया इन्होंने। प्लांक का नियम क्या था जो इसने 1900 में दिया था? वो था E = h के रेस्पेक्ट में। गणित के अनुसार जब दोनों के बाएं पक्ष समान हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, यानी ये हो जाएगा mc² = hc/λ। न्यू को मैंने डायरेक्ट hc/λ लिख दिया। c से एक c कैंसिल, या करके हम लैम्डा = लिख सकते हैं h/mc। ये यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया जिसको ब्रोगली समीकरण कहते हैं। ब्रोगली समीकरण। अब ये समीकरण इस आधुनिक परमाणु संरचना में कितनी इंपॉर्टेंट है इसका पता आप लोगों को अब चलेगा। अब यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि लैम्डा तरंग का गुण होता है, जो आपको डुअल नेचर में बताया था, तरंग का गुण है। H प्लांक नियतांक, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी द्रव्य गुण है, और C प्रकाश का वेग। ये मानते हुए कि यहाँ पर प्रकाश के वेग से कण चल रहा है, लेकिन अगर इसका वेग कुछ भी हो, v हो, तो यहाँ पर हम v भी लिख सकते हैं। अब H प्लांक नियतांक सदैव नियत रहेगा और M द्रव्यमान भी आपका नियत होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए अलग अलग। तो यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होगा M के। लैम्डा जो है वो तरंग प्रकृति है, जबकि M जो है वो द्रव्य प्रकृति होती है। कि इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में तरंग का गुण बढ़ता है तो द्रव्य का गुण घटता हुआ चला जाता है, अगर द्रव्य का गुण बढ़ेगा तो तरंग का गुण घटता हुआ चला जाएगा। आप लोगों ने टाइम मशीन के बारे में सुना होगा, जिसमें ये कहा जाता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक समय से बल्कि दूसरे समय पर, तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा मान जाती है कि वो तरंग के गुण रखता है सारे के सारे।
तो यहाँ पर भी अगर कोई छोटी वस्तु है जिसका वेग बहुत अधिक है तो उसके आधार पर हम तरंग दैर्ध्य का मापन कर सकते हैं, लेकिन बड़ी वस्तु के लिए तरंग दैर्ध्य का मापन जो होगा वो कम होगा। तो अब यहाँ पर तरंग और द्रव्य के आधार पर हम इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल हम ये लेकर चल रहे हैं कि मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन है जो आपका वेग v इक्वल टू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इसी प्रकार से एक दूसरी कोई गेंद है जिसका द्रव्यमान हम 0.1 किलोग्राम ले लें 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम को हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो हम देख नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है, जबकि इस गेंद का द्रव्यमान हमने ले लिया 100 ग्राम। अब इन दोनों को देखते हैं। यहाँ प्लांक नियतांक का मान h का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻34। अब जैसे ही यहाँ h m और v एक बार तो इलेक्ट्रॉन के लिए रखेंगे तो यहाँ पर लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। एक बार फिर यही मान हम इस गेंद के लिए रखेंगे, यहाँ पर आपकी बॉल के लिए लैम्डा आ जाएगी। इन दोनों का मान यहाँ तो आ जाएगा लगभग 7.27 गुणा 10⁻9 मीटर के बराबर, और ये आ जाएगा लगभग 6.62 गुणा 10⁻38 मीटर के बराबर। इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म कण है, आप कैलकुलेट करके देख लेना ये वैल्यू रख के, मैंने तो पहले कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देखना क्या यही वैल्यू आती है। थोड़ा बहुत अगर पॉइंट में फर्क होगा तो कोई दिक्कत मत मानना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का मान आएगा 7.27 गुणा 10⁻9 मीटर, नैनोमीटर भी इसको ले सकते हैं। और ये लैम्डा इक्वल टू 6.62 गुणा 10⁻38 यानी इतनी छोटी तरंग दैर्ध्य है ये कि हम इसको मापन भी नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रॉन की मेजर की जा सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे तरंग प्रकृति बढ़ी तो द्रव्य प्रकृति घट जाती है। गेंद में द्रव्य प्रकृति ज्यादा होती है तो उसकी तरंग प्रकृति घट गई। तो इस आधार पर हम एक बात कह सकते हैं कि जो ये आपका डी ब्रोगली का समीकरण है, इसका लाभ, इसका महत्व क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डी ब्रोगली समीकरण का महत्व बताइए। तो इसका महत्व केवल सूक्ष्म कणों की व्याख्या करने के लिए, सूक्ष्म कणों की द्वैती प्रकृति की व्याख्या करने में किया जाता है। यहां पर आपका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h/mv तो आ ही गया, लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें, गतिज ऊर्जा को देखें, तो उसका फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। यहां पर अगर हम v का मान निकाल के देखें तो वो आ जाएगा 2k/m के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। अब ये वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा इक्वल टू h/m को हम अंदर काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा √2km के रेस्पेक्ट में आपका फॉर्मूला आ जाएगा। यानी ये तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा के रेस्पेक्ट में हम उस फॉर्मूले को लेकर चल सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध होता है। अब इसके पश्चात हम यहाँ इसमें जो आपका बोहर का मॉडल था, बोहर ने ये कहा था कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वे निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। आखिर उसकी ये बात कहने का औचित्य क्या था, क्या आधार था, हम उसकी स्पष्ट व्याख्या भी इस ब्रोगली समीकरण से ही कर सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार। अब अगर हम दोनों नियमों को देखें, सबसे पहले हम बोहर का नियम देख लें। बोहर का नियम आपको दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जहां पर उसका कोणीय संवेग यानी mvr h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहां पर n कक्षा संख्या दी गई थी। ये तो था आपका बोहर का नियम। इसी प्रकार से अब अगर हम डी ब्रोगली समीकरण को देखें तो डी ब्रोगली समीकरण में आपका क्या आया है, वो आया है लैम्डा इक्वल टू h/mv के। इसकी गुणा इधर कर लें तो mv लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा h। ये दो इक्वेशन होगी, एक बोहर का नियम और एक डी ब्रोगली नियम। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, mv से mv कैंसिल हो जाएगा, तो r/लैम्डा इक्वल टू, जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं हम h से, तो ये n/2π हो जाएगा, n/2π, क्योंकि h से तो h कैंसिल। अब क्रॉस गुणा कर लीजिए, यानी 2πr इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। एक रिलेशनशिप ये आ गया। अब अगर हम इस 2πr को देखें तो ये क्या है, 2πr परिधि का फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नाभिक के चारों ओर जो ये कक्षा है इलेक्ट्रॉन की, इस कक्षा की परिधि यानी ये दूरी
एन लैम्डा के अनुसार इस लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होनी चाहिए। अब मैं एक बार आपको तरंग दैर्ध्य के रेस्पेक्ट में समझाना चाहता हूं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? एक चक्कर में चली गई दूरी, जैसे यहां से यहां तक, ये दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। तो अगर हम इस चित्र को अब इस परिधि पर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाएगा, कुछ इस प्रकार से लगाएगा, ऐसे लगाता है, ऐसे। तो अगर यहां पर चक्कर लगाता हुआ ये इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा के रेस्पेक्ट में लगातार चक्कर लगाता रहता है, तो कहा जा सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन फेज में है, समान कला में है, यानी उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकता है। लेकिन अगर चक्कर लगाता हुआ ये इलेक्ट्रॉन फेज में नहीं है तो इस प्रकार से उस कक्षा को ऐसे काट देगा, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उस कक्षा में उपस्थित ही नहीं हो सकता। यानी जो n है वो कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्थान पर चक्कर लगाएगा जहां उसकी परिधि तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा की पूर्ण गुणज हो, अन्यथा वो कक्षा में उपस्थित ही नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार से आप इसको लिख भी सकते हैं। तो ये हम बोहर के अनुसार de Broglie समीकरण या de Broglie के अनुसार बोहर नियम की स्पष्ट व्याख्या भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कोई एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं है। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो नियत नहीं होती, निश्चित नहीं होती कि वो इसी स्थान पर चक्कर लगाएगा। वो कभी बाहर कभी अंदर भी चक्कर लगा सकता है। इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि जो ये R है और ये N है, ये सदैव एक ही प्रकार से रहेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे। इनको ऐसा नहीं है कि पहली कक्षा के लिए भी हम इसको R लेकर चलेंगे, उसके लिए R1 हो जाएगा, दूसरी कक्षा के लिए R2, तीसरे के लिए R3, यानी N कक्षा के लिए इसको हम RN लेकर चल सकते हैं। तो अलग अलग कक्षा के लिए त्रिज्या, ये दूरी भी अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है तो इन फेज में इसको कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, ये इस प्रकार से, यानी वो इलेक्ट्रॉन अगर इस स्थान में चक्कर काटेगा तो ही वो इस कक्षा में उपस्थित रह पाएगा। और देखना नाभिक से ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, तो दोनों कक्षाओं की दूरियां अलग अलग हो सकती हैं। तो उसी रेस्पेक्ट में हम इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। तो आइए अब इस de Broglie इक्वेशन के रेस्पेक्ट में या इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, जिनका एक आधा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। बाकी आप लोग करके देखना, अगर नहीं होंगे तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी, इसको E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। तो इसका मान दिया है 4.55 गुणा 10 की घात -25 जूल के बराबर आपको ये वैल्यू दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद भी रहेगा, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। एक प्लांक नियतांक होता है H = 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड, ये आपका प्लांक नियतांक होता है। और आपको यहाँ पर एक तो इसका मोमेंटम यानी संवेग ज्ञात करना है और एक इसकी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा ज्ञात करनी है। अभी जो फॉर्मूले आपको बताए थे उनमें तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला तो था, लेकिन मोमेंटम संवेग का फॉर्मूला नहीं था। तो संवेग का फॉर्मूला P = होता है mv। तो यहाँ पर हमारे पास m है, v नहीं है। तो v निकालने के लिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 mv²। तो यहां से v निकाला जा सकता है, v = हो जाएगा √2k/m से आप इस v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि k हमारे पास है, m भी हमारे पास है। तो इस प्रकार जैसे v आया तो आप यहाँ पर p = mv की कैलकुलेशन कर सकते हो। m की गुणा करनी है बस v के साथ। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, केवल आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ। आप उसको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी बुक की जो इंटेस्ट क्वेश्चन है पाठ्यनिहित प्रश्न उनको और जो एक्सरसाइज है अभ्यास के प्रश्न उनको कंप्लीटली सोल्व करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर केवल मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, उसको फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन अपने आप कर लेना। जैसे ही P का मान आया तो आप लैम्डा निकाल सकते हो। लैम्डा = होता है H/mv और mv की जगह हम क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट P रख सकते हैं। तो लैम्डा = H/P के द्वारा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो।
वैसे इनके आंसर जो पी और लैम्डा के आंसर है, मैंने जब आपको क्वेश्चन बताया है तभी आपको इनके आंसर भी बता दिए, तो आप लोग उनसे मैच कर सकते हो। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में भी आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने आपको de Broglie समीकरण या इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति से संबंधित टॉपिक की जानकारी दी। तो बाकी चैप्टर हम आपको आगे आने वाली वीडियो में लगातार प्रस्तुत करते ही रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।